शिराज अबरारुल्लाह खान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें। शिराज अबरारुल्लाह खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि कई सारे ममालिक में मैंने काम किया है। इंडिया में तो किया ही किया है, उसके अलावा जापान, मलेशिया, तुर्की, स्वीडन, कई सारे मुख्तलिफ़ मुकामात पे कई सारे ममालिक में काम करने का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया है। उसमें कई सारे किस्म के गैदरिंग्स, कई सारी मीटिंग्स, टेक्निकल डिस्कशंस, इवन वालिद साहब के साथ में कई बार लाइक आई हैव एड्रेस मॉब्स ऑफ थाउजेंड्स, बड़े बड़े इज्तिमा को एड्रेस करने का मौका मिला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस किस्म की गैदरिंग यहाँ पे है, यानी एक तरफ तो यंग जनरेशन है जो इल्मी ज़िंदगी और अमली ज़िंदगी में उड़ान भरने के लिए अपने पर तोल रही है, और एक तरफ शहर के मुफ्तियान और उलमा इकराम भी हैं, दानिश्वर हजरात हैं जो अपनी अपनी फील्ड में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके हैं, और यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि जो यंग जनरेशन है उनकी करियर काउंसलिंग की जाए, उनको गाइड किया जाए। मैं इसके लिए एहसास फोरम को खुसूसी तौर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस किस्म का इनिशिएटिव लिया। इस किस्म के इनिशिएटिव की हमारी कौम में सख्त ज़रूरत है, क्योंकि कई बार कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हम तालीम को शायद थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कई बार नोटिस किया होगा, छोटा बच्चा जब खाने को बैठता है, इवन हम लोग भी कई बार बिस्मिल्लाह कहना भूल जाते हैं। हमारे जो बड़े हैं वो हमें याद दिलाते हैं, बेटा बिस्मिल्लाह बोलना चाहिए खाने से पहले, कम से कम मेरे साथ तो होता है। उसके अलावा जो पानी है बैठ के पीना चाहिए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दाढ़ी रखना चाहिए, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी हम इन सुन्नतों के लिए तो हम बिल्कुल बराबर बच्चों को टोकते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो फ़र्ज़ है, शायद हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, कई बार कई सारे डिस्कशंस में आप इस चीज़ के बारे में सुनते हैं। क्या इल्म को लेके हम उस हद तक सीरियस हैं? कम से कम जो हमारे आदाद व शुमार है, जो हमारी तालीमी पसमानदगी है मुस्लिम कौम की, अभी सर ने थोड़ी देर पहले ही उसके परसेंटेजेस आपको गिनाए, उससे तो ये जाहिर नहीं होता। यानी अगर नटशेल में मोटे मोटे तौर पे मैं बताऊं, सर ने तो काफ़ी डिटेल में उसके परसेंटेज बताए, रहमान सर। 14 बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं, एक बच्चा ग्रेजुएशन के लेवल तक पहुंच पाता है। हो सकता है शहर में थोड़ा सा परसेंटेज बेहतर हो, गाँव में इससे ज़्यादा ख़राब हालत है। ओवरऑल 14 बच्चे एडमिशन लेते हैं, एक ग्रेजुएशन तक पहुंच पाता है। वो कौम क्या तरक्की करेगी मुल्क साहब? सो इस किस्म के इनिशिएटिव की इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी अहमियत बढ़ जाती है, जहाँ पे जो यंग जनरेशन है उनको प्रॉपर ढंग से गाइडेंस मिले। ख़ास तौर पे इवन यही नहीं कि इल्म हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, बल्कि एक और चीज़ का तस्करा करना चाहूँगा मैं। हदीस शरीफ में भी आया है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ें हैं जिसका सवाब आपको मौत के बाद भी जारी रहेगा। क्योंकि हमारे जो एक्शंस है, हमारे जो अमाल है, वो हमारी मौत के साथ रुक जाते हैं, लेकिन 3 चीज़ें हैं जिसका सवाब हमको हमारी मौत के बाद भी जारी रहता है, जिसमें एक है औलाद जो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करे, उसका सवाब उनको बराबर मिलते रहता है। सो मेरी आप सब से दरख्वास्त है, इस यानी मौके का मैं फ़ायदा ज़रूर उठाऊँगा। आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि जब भी दुआ करें, उसमें अपने वालिदैन और अपने जो भी आबा अजदाद हैं, इवन तमाम साहिब ईमान मरहूमीन की मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फ़िरदौस नसीब फ़रमाए। सबसे आसान और सिंपल तरीक़ा है,
जिससे उनके लिए सवाब का काउंटर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो जारी व सारी रहेगा। दूसरी चीज़ है सदक़ा जारिया, यानी मस्जिद में अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, या कुएं खोदना जो पहले ज़माने में होता था, आज के ज़माने के हिसाब से बोल सकते हो आप बोरवेल करना, जिसका फ़ायदा आपकी मौत के बाद भी अगर लोग हासिल करते रहें तो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा इंशाल्लाह। और तीसरी चीज़ है इल्म, जिससे लोग फैज़ हासिल करें आपके मरने के बाद भी। यानी जिस चीज़ को इस हद तक अहमियत दी गई है कि आपके मरने के बाद भी वो सवाब का काउंटर आपके लिए जारी रख सकता है, उसमें हमारी हालत यह है कि हम सबसे पिछड़े हुए हैं। और इसीलिए इस किस्म की गैदरिंग की काफ़ी अहमियत है, जहाँ पे इस किस्म के इनिशिएटिव की काफ़ी ज़रूरत है, जहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस मिले और प्रॉपर डिसीजन जो हमारी यंग जनरेशन है वो ले सके, ताकि वो आगे अमली मैदान में भी कामयाब हों। जैसे अगर इंजीनियरिंग का कोई ब्रांच चूज़ करना है, कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, किस ब्रांच का डिमांड है, किस ब्रांच का ग्राफ बढ़ रहा है, ग्रोइंग है, 4 साल बाद किसका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली डिस्कस करके आप लोग फैसला कीजिए। उसी ढंग से जो 10th के तुलबा व तालिबात हैं, उनके लिए मैं सिर्फ 3 छोटे से मशवरे देना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी वक्त है, मतलब काफ़ी वक्त हो चुका है और असर का टाइम भी काफ़ी क़रीब है, और दूसरे लोग भी हैं जो डेफिनेटली अपने ख़यालात का इजहार करना चाहेंगे और उससे हमने फैज़ भी हासिल करना चाहिए। इसलिए 3 मुख्तसर सी बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह। पहली चीज़, जब अगर आप 10th के तालिबे इल्म हैं, 10th आप मुकम्मल कर चुके हैं और 12th यानी नीट की तैयारी जाहिर सी बात है आप अगर कर रहे होंगे, अगर आप आर्ट्स वगैरह के स्टूडेंट हैं तो इट्स ओके। अगर आप आर्ट इसलिए चूज़ कर रहे हैं कि आप आगे यूपीएससी वगैरह करना चाहते हैं, तो एक बार ये भी सोच लीजिए कि अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है तब भी आप यूपीएससी कर सकते हैं, और प्रोफेशनल डिग्री आपको दूसरे और फ़ायदे या फ़वाइद भी आपको मुहैया कराएगी। कॉमर्स है, अगर आप सीए बनना चाहते हैं, वेल एंड गुड, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग एरिया। और तीसरा, अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं, यहाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार जो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्टिव चूज़ करते हैं, जो ख़ास तौर पे डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो सोशियोलॉजी लेते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस वगैरह कुछ दूसरे सब्जेक्ट लेते हैं, और आगे वो रियलाइज़ करते हैं कि फ़िज़िक्स में कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है, जहाँ पे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इन सब कंसेप्ट्स का इस्तेमाल है, और तब वो बौखला जाते हैं, तब वो परेशान हो जाते हैं। एटलीस्ट मेरा ये ऑब्जर्वेशन है जो मैंने कई सारे बच्चों का देखा है। मैथमेटिक्स से घबराइए मत। हो सकता है 10th में ज्योमेट्री ने आपको थोड़ा परेशान किया होगा, मगर 12th में आप ये सोच के मत लीजिए कि आप ज्योमेट्री में आप वीक हैं, वो कवर हो जाएगा। बाकी चैप्टर्स ऐसे हैं जो इजीली आप पासिंग मार्क क्रॉस कर सकते हैं, और वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी फिज़िक्स में इंशाल्लाह। बाकी आप अपने शऊर से काम ले सकते हैं। मेरा जो तजुर्बा है वो मैंने आपको बयान कर दिया। उसके अलावा दूसरी जो बात है, सही इंस्टीट्यूट का तयन करना, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है, इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, इतना ज़्यादा शो ऑफ है, कई बार बच्चे उस चीज़ को लेके भी कंफ्यूज हो जाते हैं। और जो फीस है वो तो माशाल्लाह, मेरी 4 साल की इंजीनियरिंग की फ़ीस मल्टीप्लाई बाय 4, ये आजकल 12th का यानी नीट की फ़ीस चल रही है। 6,500 रुपये मेरी इंजीनियरिंग की हर साल की फ़ीस थी। तो आज जो नीट की जो फ़ीस चल रही है वो आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। तो सही इंस्टीट्यूट का तयन करना ये काफ़ी अहमियत रखता है। यहाँ एक छोटी सी मिसाल दूंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। मान लीजिए, हाँ ठीक है, मान लीजिए 2 बॉटल्स हैं, एक काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी डेलिकेट, और एक इंटरनेशनल ब्रांड की बॉटल है। आपको काफ़ी प्यास लगी हुई है। वो जो इंटरनेशनल ब्रांड की बॉटल है वो खाली है, और दूसरी सादा सी हमारी 15 रुपए की बिस्लेरी है। आप क्या प्रेफर करेंगे, वो इंटरनेशनल ब्रांड वाली खाली बॉटल या 15 रुपए की बिस्लेरी?
भाई जवाब आपसे आना चाहिए। बिस्लेरी, क्योंकि आपकी ज़रूरत पानी है, वो बॉटल या उसकी खूबसूरती नहीं है। सो यही चीज़ का आप ध्यान रखें जब आप इंस्टीट्यूट चूज कर रहे हैं कि आपकी ज़रूरत अच्छा एजुकेशन है, आपकी ज़रूरत उस इंस्टीट्यूट का शो ऑफ नहीं है। अगर डाउट क्लियरेंस के लिए वहां पे 500 तुलबा लाइन लगाते हैं और उसके लिए 4 घंटे लगते हैं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। अगेन ये मैं आपके शऊर पे छोड़ता हूं कि आपको क्या डिसीजन लेना है। और आखिरी जो पॉइंट है, क्योंकि असर का वक्त भी करीब है और मुंतजिमीन मुझे पीछे से टच भी कर रहे हैं, सो लास्ट जो पॉइंट है जो सर ने भी बयान किया कि यू शुड रिमेन कमिटेड टू योर टास्क, यू शुड बी फोकस्ड। अब थोड़ी देर के लिए हर कोई बोल सकता है यस मैं मुखलिस हूं, मैं ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं फोकस्ड हूं। आप खुद सोचिए, लगभग 400-500 तुलबा और तालिबात, एक ही कोचिंग सेंटर, तब मेडिकल की सीट या इंजीनियरिंग की या आईआईटी की सीट आप ही को क्यों मिले? सारे के सारे 400-500 लोग तो एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं ना, एक ही टीचर पढ़ा रहा है, डिफरेंस कहाँ है? इसको एक वाक़े से थोड़ा सा मैं बयान करता हूँ, विच इज़ फ्रॉम द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, जो तारीख़ के औराक से है। पहले के ज़माने में बादशाह, उनके जो लड़के होते थे और जो वज़ीर है उनके जो बच्चे होते थे, उसके लिए ख़ास टीचर हायर किया जाता था जिसको राजगुरु कहते थे। जैसे आपने सुना होगा महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य और कई सारे नाम। उसके अलावा ऐसे ही एक राजा है अलेक्जेंडर, सिकंदर आज़म जिसको कहा जाता है। अलेक्जेंडर का भी एक मास्टर था एरिस्टोटल, अरस्तु। ऐसे कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की कामयाबी के पीछे उस अरस्तु का हाथ था। एक बार अरस्तु जो है वो अलेक्जेंडर को, जो उनका ग्राउंड था जहाँ पे वो अलग अलग किस्म की तरबियत उसको देता था, वो उसको सिखा रहा था, जिसमें तलवार चलाना, तीरंदाजी, घुड़सवारी, अलग अलग चीज़ें जो सिखाई जाती हैं। अलेक्जेंडर भी था और दूसरे जो वज़ीर थे उनके बच्चे भी थे। अलेक्जेंडर ने उस समय अरिस्टोटल से एक सवाल किया कि मास्टर, आप हम सबको सेम टेक्निक सिखा रहे हैं, मैं भी हूं और ये दूसरे 15-20 बच्चे भी हैं, कल को सिर्फ मैं कैसे बादशाह बन सकता हूं? ये लोग भी तो वही सीख रहे हैं ना। कल को फिर मैं अपनी चेयर कैसे रिटेन कर सकता हूं? कल को कोई भी मुझे ओवरथ्रो कर देगा। एरिस्टोटल ने उससे कहा, इस समय आप क्या सोच रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं सोच रहा हूँ आज की ट्रेनिंग कब ख़त्म हो जाएगी, घर कब जाऊँगा, माँ ने घर पे क्या खाना बनाया होगा, दोस्त लोग आ रहे हैं उनके साथ में जाना है, घूमने फिरने जाना है, ला ला ला। एरिस्टोटल ने कहा ठीक है आप चलो मेरे साथ। एरिस्टोटल ने चलना शुरू किया और अलेक्जेंडर उसको फॉलो कर रहा था, उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो ग्राउंड ख़त्म हो गया जहाँ पे वो मश्क कर रहे थे, उसके बाद एक जंगल आया, तब भी एरिस्टोटल चलता रहा और सिकंदर उसको फॉलो करता रहा। नदी आई, तब भी अरिस्टो चलता रहा और सिकंदर उसके पीछे चल रहा है। इनिशियली वाटर लेवल जो है टो लेवल तक था, फिर नी लेवल तक आ गया, फिर हिप लेवल तक आ गया, कमर तक पानी आ गया, फिर गर्दन तक, नेक लेवल तक पानी आ गया। एरिस्टोटल चल रहा है, अलेक्जेंडर उसके पीछे पीछे। जब पानी चिन लेवल तक आ गया, ठुडी के लेवल तक आ गया, अचानक एरिस्टोटल पलटता है, कस के सिकंदर की गर्दन पकड़ लेता है और उसको पानी में डुबो देता है और उसका एक हाथ भी कस के पकड़ लेता है और उसको उसी पोजीशन में रखता है 2 मिनट के लिए और उसके बाद उसकी गर्दन बाहर निकालता है। नाउ अलेक्जेंडर गेट्स फ्लैबरगेस्टेड, वो एकदम परेशान हो जाता है कि मैंने यार एक सिंपल सा क्वेश्चन किया मास्टर से, ये तो मेरे को मारने पे तुल गया। अरस्तु मुस्कुराते हुए उसको पूछता है, जब मैंने तुम्हारा सर पानी में डुबोया तुम क्या सोच रहे थे? वो जवाब देता है, आई वॉन्टेड टू ब्रीथ ब्रीथ एंड ओनली ब्रीथ। मैं सांस लेना चाहता था, सांस लेना चाहता था और सिर्फ सांस लेना चाहता था। अरस्तु बोलता है, इसको बोलते हैं फोकस, इसको बोलते हैं कमिटमेंट। अगर तुम्हारे स्टडीज की तरफ, तुम्हारे मश्क की तरफ तुम्हारा ये कमिटमेंट है तो तुमको कोई हरा नहीं सकता।
तो अपना वो फोकस, अपना वो कमिटमेंट आप मेंटेन रखिए, क्योंकि आपके वालिदैन की जो कमाई है, जो हलाल की मेहनत की कमाई है, उसको आपको जस्टिफाई करना है। और सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि मंजिलें उन्हीं की होती हैं जिनमें जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों की उड़ान होती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।